वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स। बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक मैं महत्वपूर्ण डिसीजन, एक लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करूंगा, जिसका नाम है इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं, जिसमें केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, इन सभी केसेस में से इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 के क्लोज 4 की स्कोप को डिस्कस किया था, की स्कोप को बताया था। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 16 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि जो स्टेट है वो नौकरियां देने में, अवसर देने में, जॉब्स देने में भेदभाव नहीं करेगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी जॉब्स की। लेकिन आर्टिकल 16 का जो 4 पॉइंट है वो ये बोलता है, 16 का जो 4th क्लोज है वो ये बोलता है, स्टेट जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या दे सकता है, वो रिजर्वेशन दे सकता है। स्टेट कैन गिव द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत दे सकता है? आर्टिकल 16 क्लोज 4। तो हमारा जो मंडल कमीशन केस था, जिसको इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के नाम से भी जाना जाता है, इस केस में रिजर्वेशन की स्कोप को डिस्कस किया गया था। आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) को डिस्कस किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है। इस लैंडमार्क डिसीजन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारे पार्लियामेंट को बहुत सारी अमेंडमेंट पास करनी पड़ी। इस केस की वजह से, इस केस के डिसीजन की वजह से हमारे देश में 77th अमेंडमेंट आई, हमारे देश में 81st अमेंडमेंट आई। ये आई थी 1995 में, ये आई थी 1990, ये आई थी 2000 में। क्यों आई? इस केस की वजह से। तो ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। हम इस केस को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके फैक्ट्स क्या थे, इसमें क्या क्या लॉज ले डाउन हुए और इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? मेरे दोस्तों, अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जनवरी 1979 को हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और जिस पार्टी से बिलोंग करते थे वो थी जनता दल। जनता दल की गवर्नमेंट थी। मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम हमारे देश के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे देश में बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट के लिए आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पावर का यूज करते हुए एक कमीशन अपॉइंट किया, जिसका नाम था मंडल कमीशन। क्यों नाम था मंडल कमीशन? क्योंकि उस कमीशन को चेयरमैन जो थे उस कमीशन को हेड करने वाले चेयरमैन जो थे वो वीपी मंडल थे, और इन्हीं के नाम पर कमीशन का नाम मंडल कमीशन पड़ा। तो क्या हुआ? 1979 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने, जो कि जनता गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्टिकल 340 में अपनी पावर का यूज करते हुए बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया, जिसको मंडल कमीशन बोला जाता है। मेरे दोस्तों, ये जो कमीशन था, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो 1953 में अपॉइंट किया गया था। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1979 में कमीशन अपॉइंट हो गया। हुआ क्या? इस कमीशन ने अबाउट
2 साल तक का टाइम लिया, 2 साल पूरे नहीं लिए, थोड़ा कम टाइम लिया 2 साल से। 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया, इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। हुआ क्या, जनवरी 1979 में कमीशन अपॉइंट हुआ और दिसंबर 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई, उनको रिपोर्ट दे दी कि ये लीजिए, हमारे देश में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, वो 3743 कास्ट हैं। 3743 3743 सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं और इनको 27% का रिजर्वेशन कोटा देना चाहिए। ये किसने रिकमेंडेशन दी, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जिसको तैयार करने के लिए अबाउट 2 साल लगा दिए। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी। गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशंस आ गई थी, गवर्नमेंट कुछ काम करती। हुआ क्या, गवर्नमेंट क्लैप्स हो गई, टूट गई। हमारे जो मोरारजी देसाई जी थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो अपने इंटरनल डिसीजन की वजह से क्या हुई, टूट गई, खत्म हो गई। ऑपोजिट पार्टी में कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस गवर्नमेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, ऑपोजिट पार्टी में वो थे तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। और हुआ क्या, 1980 से लेकर 1989 तक, 1980 से लेकर 1989 तक हमारे देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। लेकिन कांग्रेस अलग पार्टी है, जनता दल अलग पार्टी थी, तो जनता दल के जरिए अपॉइंट किया हुआ मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो इन सालों में, 9 सालों में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 1989 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को कोई ध्यान नहीं दिया, कोई फॉलो नहीं किया। हुआ क्या, 1989 के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हमारे देश में। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए जो हर 5 साल के बाद होते हैं। तो इन इलेक्शंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट हार गई, कांग्रेस पार्टी हार गई और प्रधानमंत्री द्वारा से किस दल की गवर्नमेंट आ गई, जनता दल फिर से पावर में आ गई। और प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, विशव प्रताप सिंह। वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, जनता दल गवर्नमेंट द्वारा से बनी। ये गवर्नमेंट किस बेस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि अगर हम दोबारा से चुने जाते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट दोबारा से आती है, अगर हम दोबारा से चुने जाते हैं तो डेफिनेटली विल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन। इन्होंने ये एजेंडा दिया था, अपना इलेक्शन का जो एजेंडा होता है उसमें एक पॉइंट इनका ये भी था कि हम मंडल कमीशन की 27% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वीपी सिंह ने क्या किया, श्री वीपी सिंह ने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस टाइम के क्या किया, 1990 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, अपने ऑफिस से एक मेमोरेंडम इशू किया और डिक्लेयर कर दिया कि जो कैटेगरीज, जो कास्ट मंडल कमीशन ने बताई थी बैकवर्ड कास्ट हैं, उन सभी को 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए नोटिफिकेशन निकाल दी। जब ये नोटिफिकेशन निकाली तो मेरे दोस्तों पूरे इंडिया में आंदोलन छिड़ गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लोग सड़कों पे आ गए कि ऐसे रिजर्वेशन कैसे दी जा सकती है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट शुड बी प्रिवेंटेड, दैट शुड बी स्टॉप्ड। लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, आग लगाई, काफ़ी कुछ किया, जैसे आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं फार्मर बिल के रिगार्डिंग, तो उस टाइम भी बहुत प्रोटेस्ट ऐसे हुए थे। इन प्रोटेस्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया।
हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर स्टे लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है इसके ऊपर स्टे लगती है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक हम लोग केस को डिसाइड नहीं कर लेते। 5 जजेस ने साफ साफ बोल दिया इस ऑफिस मेमोरेंडम को स्टे करो। कौन सा ऑफिस मेमोरेंडम? जो जनता दल के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने इशू किया था 1990 को। इसी बीच क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन की वजह से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एंटी डिफेक्शन की वजह से क्या हुआ, जो जनता गवर्नमेंट थी, जनता दल की जो गवर्नमेंट थी अगेन कोलैप्स, द्वारा से टूट गई, गवर्नमेंट द्वारा से टूट गई। और द्वारा से गवर्नमेंट किसकी बनी? ऑपोजिट पार्टी की, और प्रधानमंत्री बने श्री पीवी नरसिम्हा राव। कौन प्रधानमंत्री बने? हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरसिम्हा राव, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब कांग्रेस ही गवर्नमेंट द्वारा से सत्ता में आ गई थी। अब कांग्रेस ही गवर्नमेंट को पता था कि 1989 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शंस में हम लोग हारे थे और जनता दल थी वो जीतती थी, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने का वायदा किया था, प्रॉमिस किया था। तो इनकी गवर्नमेंट द्वारा से बनी थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, लोगों का विश्वास खोना नहीं चाहते थे। इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस से एक मेमोरेंडम निकाला। क्या कहा कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ। तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, श्री पीवी नरसिम्हा राव के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग ऑफिस से एक मेमोरेंडम निकालेंगे। जो जनता गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम निकाला था वैसा मेमोरेंडम निकालेंगे रिजर्वेशन के लिए, 20% कोटे के लिए, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन क्या थी, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि सभी को बेनिफिट ना मिल पाए, उसी को बेनिफिट मिल पाए जो गरीब है, जो इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर आता है उसी को मिलेगा बेनिफिट, और जो इससे ऊपर है, जिसका अच्छा स्टेटस है, अच्छा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 27% कोटा जो है वो क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर जो है लोगों की उसको नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? नॉन क्रीमी लेयर को, जो गरीब हैं, जो उनके पास पैसा नहीं है, जो पुअर है। किन में पुअर है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट में पुअर है। उन 3743 कास्ट में जो पुअर है उन्हीं को मिलेगा 27% कोटा, सभी को नहीं मिलेगा। जैसे SC ST में क्या होता है, सभी को रिजर्वेशन मिलती है, SC ST रिजर्वेशन निकलेगी सभी के लिए है, पर इसमें यह बोला गया स्पेसिफिक लोगों को मिलेगा। जो 27% रिजर्वेशन है वो क्रीमी लेयर लोगों को नहीं मिलेगी, नॉन क्रीमी लेयर लोगों को मिलेगी। और दूसरा इसी में बोला गया, दूसरी कंडीशन ये लगाई गई कि 10% का जो कोटा है रिजर्वेशन का वो हम उन लोगों को देंगे, वो हाई कास्ट के तो हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो अभी दिया जाना शुरू हुआ है नया इकोनॉमी वीकर सेक्शन के 10% कोटा। वही बात यहाँ बोली गई कि 10% कोटा हम उनको देंगे जो इकोनॉमिकली वीकर है, पुअर है, 10% कोटा हम उनको भी देंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास केस ऑलरेडी था पहले से पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, रिजर्वेशन जो आपने ये मेमोरेंडम निकाला आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं दी जा सकती। जो 10% कोटा आप बोल रहे हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दोगे, आप जनरल कैटेगरीज वालों को दोगे, जो पुअर हैं आप नहीं दे सकते, क्योंकि रिजर्वेशन गरीबी मिटाओ का कोई प्रोग्राम नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी, इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, इट इज़ प्रोग्राम फॉर अपलिफ्टिंग द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस।
जिनके साथ अन्याय हुआ है काफ़ी सदियों से, उनको ऊपर लाकर इक्वलिटी लाना है, ना कि पुअर को ऊपर ले जाना। दिस इज़ नॉट अ पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अगर पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो जॉब्स लेकर आओ, एम्प्लॉयमेंट लेकर आओ, पर ये मत लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। और ये जो रिजर्वेशन थी इसको मना कर दिया गया। बाद में ये इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था ये और भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस को अपने लार्जर बेंच के पास भेज दिया। 5 जजेस ये केस सुन रहे थे, 9 जजेस के पास भेज दिया। इस केस को 9 जजेस के पास रेफर कर दिया कि आप एक हिस्टोरिकल जजमेंट दो, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एक लॉ ले डाउन करो, क्योंकि कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे थे, कुछ स्टेट प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एक लॉ ले डाउन करो, और 9 जजेस को ये मैटर रेफर कर दिया गया। 9 जजेस की बेंच को ये मैटर रेफर कर दिया गया। अगर मैं टाइम लाइन की बात करूं, हमने क्या पढ़ा एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज ले डाउन हुए उन पे चलते हैं। जो हमने पढ़ा वो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। 1979 गवर्नमेंट थी जनता दल की, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इन्होंने मंडल कमीशन अपॉइंट किया। 1980 मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, कहा 27% कोटा इन कास्ट के लोगों के लिए होना चाहिए। 1980 में जनता की गवर्नमेंट खत्म हो गई, जनता दल की गवर्नमेंट टूट गई, कोलैप्स हो गई। भारत में 1980 से लेकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही, जिसमें 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। उसके बाद राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस दौरान मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लाया गया। 1989 में इलेक्शंस हुए पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट बनी जनता दल की, प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, श्री विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। उनको पता था हम इसी कारण सत्ता में आए हैं क्योंकि हमने कहा है मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दिया, 20% रिजर्वेशन देने की बात कह दी, मेमोरेंडम निकाल दिया। 1990 तक बहुत दंगे हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया, रिट दाखिल हो गई, इसको स्टे करो, ये ऑर्डर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर स्टे कर दिया, हेयरिंग शुरू कर दी केस की। 1990 में एंटी डिफेक्शन की वजह से जनता गवर्नमेंट टूट गई, गवर्नमेंट आ गई श्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट। इनको पता था कि अगर सत्ता में रहना है तो हमें कंटिन्यूसली आगे लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, और जिन लोगों ने वोट दिए थे कभी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको विश्वास जीतने के लिए उनका हमें रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इन्होंने रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की बात कही 2 कंडीशन के साथ। पहली कंडीशन थी इकोनॉमिक क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा, जो 3743 कास्ट हैं उन सभी लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बस उनको मिलेगा जो प्रॉपर इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आएंगे, सभी को नहीं मिलेगा। और दूसरा 10% का कोटा हम जर्नल वालों को देंगे जो जर्नल कैटेगरी में है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है पर फिर भी गरीब हैं। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जो 10% का कोटा था उसको किया ख़त्म। ऐसा नहीं हो सकता, ये गरीबी मिटाओ का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जो पहले वाला था उसको मान लिया और मैटर रेफर कर दिया 9 जजेस के संवैधानिक पीठ को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो अब डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ इस संवैधानिक डिसीजन में, क्या लॉज ले डाउन हुए। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की संवैधानिक पीठ ने क्या किया, 6:3 6 मेजोरिटी में थे जजेस, 3 माइनॉरिटी में थे। 6:3 की रेशो की जजमेंट से क्या किया, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था 27% रिजर्वेशन का, उसको वैलिड ठहरा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहरा दिया। क्या बोला गया कि जो 27% रिजर्वेशन की बात गवर्नमेंट कर रही है ये वैलिड ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 27% रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज वैलिड, इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सबसे पहली बात ये बोली गई। दूसरा क्या लॉ लेड ऑन हुआ? रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन नॉट बी गिवन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले डिसीजन जो एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का डिसीजन था, एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो डिसीजन था 1975 का, इसके डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, ख़त्म कर दिया और कहा कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। आप इनिशियल अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दे सकते हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के डिसीजन को ख़त्म कर दिया। आगे कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जिसका मतलब होता है कि एक साल अगर वैकेंसीज फिल ना हुई हो SC ST की, तो वो अगले साल के लिए फॉरवर्ड हो जाएंगी, अगले साल की वैकेंसीज में मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये डिसीजन, ये रूल बिल्कुल सही है, ये वैलिड है। और इसके संदर्भ में 1964 में एक जजमेंट थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, नाम था टी देवदासन जजमेंट। टी देवदासन जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964। इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस जजमेंट में बोला था कैरी फॉरवर्ड रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, ये नहीं हो सकता, वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। बट इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि भाई टी देवदासन केस गलत था, दैट केस वॉज ओवर रूल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड रूल वॉज हेल्ड टू बी वैलिड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तीसरा के बाद चौथा क्या लॉ लेड ऑन हुआ? चौथा लॉ क्या लेड ऑन हुआ? 50% लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963, सुप्रीम कोर्ट ने MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को वैलिड ठहराया गया और बोला कि यस, जो 50% की लिमिट है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही लिमिट है, बिल्कुल सही है और ये गलत नहीं है। MR बालाजी के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया। तो क्या हुआ, फटाफट 4 पॉइंट को रिकैप कर लेते हैं। पहला बोला गया 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन ने जो बताई थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही है, दी जा सकती है। दूसरा, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दी जा सकती है, एनएम थॉमस केस का डिसीजन खत्म हो गया। तीसरा, कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन खत्म हो गया। फोर्थ, 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, इसको वैलिड ठहराया गया। अर्थात MR बालाजी का डिसीजन जो आया था सुप्रीम कोर्ट का 1963 में, उसको वैलिड ठहराया गया। ये लॉ लेड ऑन हुए थे इस केस में। इसके अलावा और भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी और भी डिस्कस करना है, सब साफ करने के बाद। इसके अलावा अगला क्या लॉ लेड ऑन हुआ कि जो कास्ट है, एक व्यक्ति कास्ट है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो। कास्ट कैन बी अ सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द बैकवर्डनेस फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन। क्या बोला गया कि कास्ट जो है वो एक सोल क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी व्यक्ति की बैकवर्डनेस को डिसाइड करने के लिए। रिजर्वेशन अगर देनी है तो रिजर्वेशन देनी है, किसको मिलेगी? बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलेगी। तो बैकवर्ड कौन होगा? वो कास्ट के आधार पर पता चल सकता है, ये बोला गया इस केस में।
इस केस में और क्या बोला गया, इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 16(4) है जिसके अंडर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ये आर्टिकल 16(1) जिसमें बोला गया है सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, जॉब्स में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी एक्सेप्शन नहीं है, इसकी एक्सेप्शन नहीं है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बिकॉज जो स्टेट है इट कैन ग्रांट द रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1(1), इसके अंडर भी रिजर्वेशन दी जा सकती है बाय फॉलोइंग द डॉक्ट्राइन रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन क्या होती है, आर्टिकल 14 से निकली है, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है जिसमें आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप रिजर्वेशन आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अंडर भी दे सकते हो, इम्प्लाइडली दे सकते हो, वहां लिखा हुआ इम्प्लाइडली आप दे सकते हो, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम क्लासेस को बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में डिवाइड कर देते हैं दैट इज वैलिड। अगर क्लासेस को बैकवर्ड मोर बैकवर्ड में डिवाइड करते हैं दैट इज वैलिड एंड सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल द डिसीजन ऑफ M.R. बालाजी केस। M.R. बालाजी का जो डिसीजन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप क्लास को बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में डिवाइड नहीं कर सकते, पर इसमें कहा आप डिवाइड कर सकते हो। आई होप आपका ये केस क्लियर हो गया होगा। इसके साथ मेरी वीडियो का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर दिस आल्सो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर all the videos like this.